हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अब धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे चुनाव प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेड 4 लागू कर दिया गया। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश जारी हुए हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में यह नियम लागू होगा। प्रदूषण कम करने के लिए यह कदम उठाया गया। अस्पताल, पुलिस जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। ग्रेड 4 में निर्माण कार्यों पर रोक जैसे कड़े उपाय शामिल होंगे। ग्रेड 4 के तहत ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर सख्त रोक लगाई जाती है। केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं देने वाले ट्रकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ ही एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या BS4 डीजल ट्रक की अनुमति प्राप्त है। दिल्ली रजिस्टर BS4 या उससे पुराने डीजल माध्यम और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। बाहर से आने वाले लाइट कमर्शियल वाहनों पर भी पाबंदी होती है। इसमें ईवी, सीएनजी, BS4 के वाहनों को छूट मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन पर माओवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष का रोड मैप तैयार किया। सरकार का लक्ष्य बस्तर संभाग को दिसंबर 2030 तक देश को सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब भविष्य का प्रतीक है, जहां विकास और शांति की आवाज़ है। इस महाकुंभ में 3.91 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 761 पूर्व माओवादी भी शामिल थे। सरकार 2026 तक देश से माओवादी हिंसा समाप्त करने के लिए संकल्प करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने चार्जशीट दायर की है। भाजपा के पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे मुख्य आरोपित है। आरोप है कि अलंद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से 5,994 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने वोट चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने ब्रांचों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में ना रोका जाए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। विभाग ने यह भी कहा कि अगर महिलाओं को देर तक काम करना पड़ता है तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर छोड़ने का उचित इंतजाम किया जाना चाहिए। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में विभाजन नहीं, विजन की राजनीति होती है। उन्होंने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने साइबर धोखाधड़ी और मतदाता सूची SIR में घपलेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर AI का उपयोग लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग ने बंगाल में मतदाता सूची की शुद्धता के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 100 मतदाताओं की सुनवाई का लक्ष्य रखा। सह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी सुनवाई करेंगे। लगभग 30 लाख नाम मैपिंग मतदाता और 1,67,00,000 डेटा वाले मतदाता शामिल होंगे। 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को आएगी। BLO और चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर आयोग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मनरेगा के तहत 48 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला। इनमें 31% से अधिक परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से हैं। सरकार ने श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया, जिससे उनका भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। योजना के तहत 6,703 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दे रही है। इच्छुक युवा 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। गोरखपुर समेत पूरे राज्य के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
वहीं दोस्तों देखिए, मानेसर के पंचगांव में बागनकी रोड पर एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। मानेसर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कर्नाटक में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि 6 जनवरी को डी.के. शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि सिद्धारमैया अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं भाजपा सांसद वी सोमन्ना ने जी परमेश्वर का समर्थन किया और कहा कि वे उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक बीमा प्रीमियम जमा करा सकते हैं। 2025-26 के लिए जिन किसानों ने फसल बोने के लिए बैंकों से किसान क्रेडिट पर ऋण लिया था, उनकी फसल का बीमा खुद ब खुद हो सकता है। जिला कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनिल सहरावत ने बताया कि रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों में शामिल किया गया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर एक बार फिर से सियासी बहस छिड़ चुकी है। दरभंगा जिले की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी की 2 चिट्ठियों ने बिहार की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जारी राशि को वापस लेने के लिए जीविका की ओर से यह पत्र जारी किए गए हैं। इन पत्रों के सामने आने के बाद विपक्ष ने बिहार सरकार और एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष का दावा है कि चुनाव के दौरान महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपए की राशि गलती से पुरुषों के खातों में भेज दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना की नवंबर और दिसंबर की किस्त के इंतजार के बीच एक बड़ी अच्छी खबर है। हर महीने 1500 रुपये मिलने वाली इस योजना से 26 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट में से डाल दिए गए हैं। ऐसे में इन महिलाओं के नाम योजना से हटाने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधानमंडल में जो जानकारी दी, वो लाखों महिलाओं के लिए चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु का दौरा करेंगे। वे 13 से 15 जनवरी तक राज्य में रहेंगे और किसानों के साथ पोंगल मनाएंगे। यह पहली बार है जब पीएम मोदी तमिलनाडु में किसानों के साथ इस पारंपरिक उत्सव में शामिल होंगे। इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण वोटरों तक पहुंचना और तमिल संस्कृति से जुड़ाव बढ़ाना होगा। चलिए अगली खबर देखिए, बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने अपनी बढ़ी हुई सैलरी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इस राशि का उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जाएगा। नवीन पटनायक का यह फैसला उड़ीसा में सुशासन और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम की राज्य में सराहना भी तेजी से हो रही है। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का प्रारूप नए शैक्षणिक सत्र से पूरी तरह बदलेगा। पाठ्यक्रम में एआई जैसे नए विषय शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समग्र शिक्षा अभियान में यह घोषणा की। वर्ष 2032 तक हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनाना है। स्कूलों में स्थायी के साथ साथ अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कलाइंगनर मगलिर उरमई थिट्टम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इससे 17 लाख और महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे कुल लाभार्थी 1.3 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। यह घोषणा चेन्नई में वेल्लुम तमिल पेंगल कार्यक्रम में हुई। इस योजना में महिला मुखिया को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं। स्टालिन ने भेदभाव मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया। वहीं दोस्तों देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी के लिए ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। उन्होंने बंगाल सरकार पर भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता का आरोप भी लगाया। शर्मा ने कहा कि बंगाल में वीआईपी संस्कृति पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, देहरादून में ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार जनसंख्या संतुलन और सामाजिक संरचना के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने सामाजिक समरसत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए झारखंड में मैया समान योजना के लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सरकार योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वेरिफिकेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। वहीं देखिए बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा भड़क चुकी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य चुनाव के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा और हिंसा में नकेल कसना है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, जिसके लिए वे हर संभव कदम उठा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव हो चुका है। रजिस्ट्री कराने के लिए जियोटैग फोटो और प्रॉपर्टी की यूनिक आईडी अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें अक्षांश देशांतर दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूट मैप, भवन निर्माण का वर्ष और कॉलोनी बसाने में एनजीटी नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया गया है। सड़कों के अनुसार सर्किल रेट अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। वहीं दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत निधि के तहत राज्य में 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे नक्सल प्रभावित और दूरदराज के क्षेत्रों में शांति, बहाली, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताई। चलिए अगली खबर देखिए। भारत सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गों के परिवारों के लिए राशन कार्ड स्कीम 2025 के तहत बड़ी राहत दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हर परिवार को सस्ता और कुछ मामलों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा राशन कार्ड से जुड़ी कई नई सुविधाएं और नियम लागू किए गए ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज और जरूरी सामग्री मिल सके। वहीं दोस्तों देखिए वाराणसी में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या 8.14 लाख तक पहुंच गई, जिससे मतदाता डेटा में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के बाद यह परिवर्तन सामने आया। इस अपडेटेड डाटा का असर आगामी चुनावों पर दिख सकता है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में मतदाता बिना मैपिंग किए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने सरकारी संस्थानों को संपत्ति कर में छूट का ऑफर दे दिया है। ओटीएस योजना के तहत यह छूट आपको मिलेगी। इस योजना से सरकारी संस्थानों को कर में राहत मिलेगी और वे विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह कदम बिहार सरकार द्वारा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों का हिस्सा है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें जॉर्डन, इथोपिया और ओमान शामिल है। इस 4 दिवसीय दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना होगा और व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे।